दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको परिचित कराऊंगा सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि जब कोई शादी ये इर्रिट्रीवेबली ब्रेक डाउन हो जाती है, इर्रिट्रीवेबली मतलब जोड़ी नहीं जा सकती इस तरह से, तब सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि इन आवर ओपिनियन ये दोनों को क्रुएल्टी होती है, क्योंकि दोनों पार्टीज़ ऐसे रिलेशनशिप में एक दूसरे को क्रुएल्टी से ट्रीट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। ये जजमेंट इर्रिट्रीवेबल ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज को अब कानूनी तौर से ग्राउंड ऑफ डिवोर्स करके रिकॉग्नाइज करता है। अब ये जो शब्द है थोड़ा समझ लेते हैं। इर्रिट्रीवेबल मतलब कि ऐसा जो रेट्रीवेबल नहीं है। रेट्रीवेबल मतलब जिसे जोड़ा जा सकता है, इसको बोलते हैं रेट्रीवेबल। और इर्रिट्रीवेबल मतलब फिर से जोड़ा नहीं जा सकता, जिसमें ये जो नहीं है ये महत्वपूर्ण है, और इसीलिए इर्रिट्रीवेबल यानी जोड़ा नहीं जा सकता। तो जो मैरिज इस तरह से टूट चुका है जिसे जोड़ा नहीं जा सकता, वो सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन के अनुसार क्रुएल्टी है, दोनों पक्षों की एक दूसरे के ऊपर लादी हुई। एंड सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि इट इज़ देयर फॉर अ ग्राउंड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अंडर सेक्शन 13(1)(a) ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। अब ये जजमेंट की कॉपी मैं तुम्हें उपलब्ध कर दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक रहेगी। मगर पहले समझ लीजिए कि जजमेंट क्या है। जजमेंट इंग्लिश में है, इसलिए मैं ये वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ। जो मेरे दोज फ्रेंड्स हु अंडरस्टैंड इंग्लिश विल डेफिनेटली बी अंडरस्टैंडिंग द जजमेंट इवन अदरवाइज। मगर जो दोस्त इंग्लिश नहीं जानते उनके लिए मैं ये सब हिंदी में बता रहा हूँ। अब इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है इस जजमेंट का वो यहाँ पर है, जो आप देखते हैं। ये पैराग्राफ नंबर 16 में यहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, यहाँ से लेके तो यहाँ तक कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, ए मैरिज कैन बी डिसॉल्व बाय अ डिक्री ऑफ डिवोर्स इंटर एलिया ऑन द ग्राउंड दैट, यानी कि क्रुएल्टी के ग्राउंड पे मैरिज डिसॉल्व किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि उनके ओपिनियन में कि ऐसी मैरिटल रिलेशनशिप जो समय के साथ केवल कड़वी हो गई और तकलीफ़दायक हो गई सालों सालों तक, वो कुछ नहीं करती, सिर्फ एक दूसरे पर क्रुएल्टी इम्पोज करती है वो रिलेशनशिप। सो एम्बिटर्ड रिलेशनशिप। तो टू कीप द फसाद ऑफ द ब्रोकन मैरिज अलाइव, यानी कि टूटे हुए शादी को केवल जिंदा है ऐसा दिखाने के लिए जिंदा रखना, ये पार्टीज़ के ऊपर एक अन्याय होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है। और यहाँ आगे सुप्रीम कोर्ट मूल मुद्दे पर आते हैं, मुख्य मुद्दे पर आते हैं। ए मैरिज विच हैज़ ब्रोकन डाउन इर्रिट्रीवेबली, यानी बिना जोड़े जा सकने वाला मैरिज हमारे ओपिनियन के अनुसार दोनों पक्षों पर क्रुएल्टी लादता है, और इस तरह की रिलेशनशिप ये क्रुएल्टी होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे सेक्शन 13(1)(a) में बिठाया अपने इंटरप्रेटेटिव प्रोसेस द्वारा। अब सुप्रीम कोर्ट आगे ये भी स्पष्ट करते हैं कि वैसे तो क्रुएल्टी को डिफाइन नहीं किया हुआ है हिंदू मैरिज एक्ट में। क्रुएल्टी का ग्राउंड भले ही उपलब्ध है, पर क्रुएल्टी क्या है ये डिफाइन नहीं किया है। और उसके बारे में कहाँ क्या क्या कहा गया है ये सब सुप्रीम कोर्ट अलग अलग केसेस का दाखिला देकर यहाँ बता रहे हैं। और फिर कहते हैं कि वे, यानी इसमें जो है, या ये जो केस थी इसमें जो कुछ पैराग्राफ्स इन्होंने रिप्रोड्यूस किए, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये एम्फसिस सप्लाई किया हुआ है यहाँ बोल्ड करके।
अब महत्वपूर्ण जो है ये पोर्शन है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने ये समर घोष के केस से उद्धृत किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि वेयर देयर हैज़ बीन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ कंटिन्यूअस सेपरेशन, यानी जहाँ दोनों पक्ष मैरिज के एक लंबे समय तक अलग रहते हैं, तो इट मे फेयरली बी कंक्लूडेड दैट द मैट्रिमोनियल बॉन्ड इज़ बियॉन्ड रिपेयर। यानी इस पर से ये स्पष्ट निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शादी का जो बंधन है ये अभी बियॉन्ड रिपेयर है, मतलब सुधर नहीं सकता। द मैरिज बिकम्स अ फिक्शन दो सपोर्टेड बाय अ लीगल टाई। भले ही एक कानूनी धागे से दोनों बंधे हैं, मगर वो केवल एक दिखावा बन के रह जाता है। और ऐसे स्थिति में बाय रिफ्यूजिंग टू सेवर दैट टाई, इस तरह का जो बंधन है कानूनी तौर से लगा हुआ, इसको तोड़ने से मना करना डज नॉट सर्व द सैंक्टिटी ऑफ मैरिज, यानी शादी के पवित्रता को कोई वो मदद नहीं पहुंचाता ऐसा नकार देने से। ऑन द कॉन्ट्ररी इट शोज स्कैंट रिगार्ड फॉर द फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ द पार्टीज। उल्टा वो दोनों पक्षों के जो फीलिंग्स है और इमोशंस है, जो एक साथ नहीं रहना चाहते हैं, उसके वो फीलिंग्स के प्रति आदर नहीं दिखाता, इस तरह से रिफ्यूज़ करना। सो इन सच लाइक सिचुएशंस इट मे लीड टू मेंटल क्रुएल्टी, यानी कि ऐसे करना पार्टीज़ को मानसिक रीत्या प्रताड़ना हो सकती है। ऐसा ये दाखला सुप्रीम कोर्ट ने दिया। अब उसी जजमेंट के प्रीवियस पोर्शन में, मतलब कि पैराग्राफ नंबर 12 में, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें और भी कही। वो ये कहते हैं कि पिछले 25 साल से इस केस में जो अपेलेंट और रिस्पोंडेंट है, पति और पत्नी, ये अलग रहे हैं और वो पिछले 25 साल से एक दूसरे के साथ नहीं रहे। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो स्कोप ऑफ रिकन्सिलिएशन बिटवीन द पार्टीज़। अब जजमेंट के शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने पूरी हिस्ट्री दी हुई है और कहा है कि दोनों पक्षों को बहुत सारी बार अपॉर्चुनिटीज़ दी गई कि आप जाकर कंसीलिएट करें, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करे, साथ में रहने के लिए एक्सप्लोर करे, पर दोनों बार पार्टीज़ ने कहा कि ये पॉसिबल नहीं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ये यहाँ पर कह रहे हैं, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो स्कोप ऑफ रिकन्सिलिएशन बिटवीन द पार्टीज़, देयर इज़ इन फैक्ट नो बॉन्ड बिटवीन द टू। ये दोनों में कोई अभी बंधन नहीं रहा। अब महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट जो लिखते हैं वो ये है कि द लॉ कमीशन इन इट्स 71st रिपोर्ट सेड अबाउट सच अ मैरिज। इस तरह की शादी के बारे में लॉ कमीशन ने अपने 71वें रिपोर्ट में कहा था कि ये मैरिज प्रत्यक्ष रूप में तो टूट चुकी है और सिर्फ इसको टूटा हुआ है ऐसा कानूनी रिकॉग्निशन देने की ज़रूरत है। और यही बात लॉ कमीशन ने अपने 217वें रिपोर्ट में कही थी। और उसके बाद इसी प्रकार के सर्कमस्टांसेस में, मतलब कि जो परिस्थिति इस केस में उपलब्ध थी, उन्हीं परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केसेस में, आर श्रीनिवास कुमार वगैरह, इन केसेस में ऐसा होल्ड किया था कि एक इर्रिट्रीवेबल मैरिज ये ऐसी मैरिज है जहां हस्बैंड और वाइफ दोनों एक साथ कई सालों तक सेपरेटली लंबे समय तक रहते हैं, मतलब सेपरेट रहते हैं, और देयर इज़ एब्सोल्युटली नो चांस ऑफ देयर लिविंग टुगेदर अगेन, और फिर से वो एक साथ रहने की कोई गुंजाइश नहीं है, हर कोशिश टूट चुकी है। और ऐसी परिस्थिति में उन केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो खास पावर होती है वो यूज़ करके, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के, उन मैरिजेस को डिसॉल्व कर दिया था ऑन द ग्राउंड दैट इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज हो चुका है, और वो सब डिसॉल्व कर दिए, यानी डिवोर्स दे दिया। और फिर उसके बाद एक दूसरी केस थी नवीन कोहली की, जो ऊपर उद्धृत की हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दिया था यूनियन ऑफ इंडिया को, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि आप हिंदू मैरिज एक्ट में इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज ये डाइवोर्स का ग्राउंड करके अमेंड कीजिए। मगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक वो किया नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये केस आई, तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया, सुप्रीम कोर्ट ने क्रुएल्टी इस टर्म में इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज इसको बिठाया। और ये जजमेंट अभी अभी आया हुआ है,
26 अप्रैल 2023 को। अब थोड़ा सा जल्दी से समझ लेते हैं कि इस केस की फैक्ट्स क्या थी। इस केस में जो अपेलेंट है राकेश रमन और श्रीमती कविता, ये दोनों की शादी 1994 में शादी हुई थी और जल्द ही उनमें मैरिटल डिस्कॉर्ड हो गया, उनमें बनी नहीं। और बाद में फिर सितंबर 94 में वो लड़की ने अपनी प्रेगनेंसी भी टर्मिनेट कर दी अपने हस्बैंड को बताए बिना। और फिर सितंबर 94 में वो घर छोड़ दी। शायद इसके पहले भी यहाँ कहीं लिखा है घर छोड़ दी थी, क्योंकि यहाँ अगेन वर्ड यूज़ किया है। तो उसके बाद फिर उन दोनों के जो वेल विशर्स थे, उन्होंने उनको रिलेटिव्स थे, उन्होंने कहा कि आप साथ में रहिए, तो फिर से साथ में मार्च 95 से रहने लगे। मगर वो चीज़ ज़्यादा चली नहीं, क्योंकि 16/2/98 को फिर से वो लड़की ने शादी मतलब अपना घर छोड़ दिया, मैट्रिमोनियल होम छोड़ दिया और लोकल पुलिस को कंप्लेंट कर दी। फिर मार्च 98 में वो फिर से मतलब कि एग्री हुई कि हस्बैंड्स के साथ मैं रहूँगी और कंडीशन रखी कि दूसरा घर रख लेंगे, वहाँ रहेंगे। फिर अप्रैल 98 में उन्होंने दूसरा घर किराए से लेके रहना शुरू कर दिया, दोनों साथ में रहे। मगर फिर से 98 में वो हस्बैंड कहते हैं कि उसके वाइफ ने उसको और उसके वाइफ के ब्रदर ने उसको मारा और फिर एक दिन उसको घर के बाहर रखा रात भर। और फिर से वह 98 दिसंबर 98 में वाइफ ने घर छोड़ दिया और हस्बैंड के अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च किया और उसके अंडर 498A 406 ऑफ आईपीसी ये सब सेक्शंस डाले। ये सब दिल्ली में हुआ और फिर वो हस्बैंड और उसका ब्रदर अरेस्ट हुए और ये सब चीज़ें होती गई और ये सब यहाँ हिस्ट्री दी हुई है। और इस तरह से जब बात चली तो फिर हस्बैंड ने डिवोर्स पिटिशन फाइल कर दी फैमिली कोर्ट में। तो फैमिली कोर्ट ने केस अलाउ कर दी हस्बैंड की कि डिवोर्स पिटिशन अलाउड और डिवोर्स ग्रांट कर दिया। वाइफ हाई कोर्ट में गई, मगर हाई कोर्ट ने वो हस्बैंड की डिवोर्स पिटिशन खारिज कर दी और वाइफ की अपील अलाउ कर दी। फिर से उनकी मैरिज जिंदा हो गई। तो हस्बैंड सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में ये केस चलने लगी जो आपके सामने अभी है। तो इस तरह से ये केस फैमिली कोर्ट से लेके तो दिल्ली हाई कोर्ट तक और दिल्ली हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक ट्रैवल करती गई। और दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना एक लॉजिक लगाया तो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि ठीक है, ये लॉजिक तो गलत नहीं है, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो कुछ कहा। मगर अभी बहुत समय निकल चुका है, 25 साल हो गए हैं, दोनों को कोई इश्यू नहीं है, मतलब कि बच्चे नहीं हैं, दोनों 25 साल से एक साथ नहीं रह पाए, सिर्फ 4 साल एक साथ रह पाए और इस वजह से अभी इसमें कुछ मतलब नहीं रहा। एक और बात सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर नोट की और वो ये कि ये जो मैट्रिमोनियल लिटिगेशन शुरू हुआ उसके बिल्कुल शुरुआत के स्टेज में ट्रायल कोर्ट ने पार्टीज़ के बीच में मीडिएशन करवाया जो सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है दिस कोर्ट हैड आल्सो सेंड टू फॉर मीडिएशन विच फेल्ड, यानी समझौता फेल हो गया। फिर से केस लोक अदालत में भेजी गई मगर कोई रिजल्ट नहीं आया। और फिर 11/4/15 को दिस कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट ने फिर से पार्टीज़ को रिक्वेस्ट किया कि आप साथ में रह सकते क्या, वो पॉसिबिलिटी ज़रा एक्सप्लोर कीजिए, मगर नथिंग मटीरियलाइज्ड। एंड देन ऑन फिर से 9/15 को दिस कोर्ट आस्क्ड द पार्टीज टू कम टू सम म्यूचुअल सेटलमेंट, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इन अदर वर्ड्स एवरी सिंगल एफर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द मीडिएटर टुवर्ड्स द कॉम्प्रोमाइज और सेटलमेंट हैज़ लेड टू अ ब्लाइंड एली, मतलब कि सब कोशिशें एक अंधी गलियारे की तरफ चली गई, मतलब कोई सक्सेस नहीं मिली। तो ये सब इसकी हिस्ट्री थी और ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखो, इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज ये ग्राउंड लेकर अगर कोई डिवोर्स मांगने के लिए फैमिली कोर्ट में जाता है तो भी वो अभी पॉसिबल होगा उनको वो डिवोर्स देना इस ग्राउंड पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में वो प्रोनाउंसमेंट दी हुई है। मगर जब तक वो व्यक्ति ये साबित नहीं कर सकेगा कि उसकी मैरिज इर्रिट्रीवेबली ब्रेक डाउन हो गई है, मतलब जोड़ नहीं सके इस हालत में पहुंची है, तब तक उसे वो डिवोर्स नहीं मिलेगा। अगर वो बात वो एस्टैब्लिश कर सके तो वो डिवोर्स मिल सकता है। अब देखिए क्या हो सकता है इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का
क्राइटेरिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो कपल था, ये सिर्फ 4 साल साथ में रहा और अब 25 साल से अलग रह रहा है। अब उन दोनों को बच्चा भी नहीं है। और ये जो लॉन्ग सेपरेशन है और एक साथ नहीं रहना लंबे समय तक, ये सब चीज़ें यहाँ पर विचार की गई है। और सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि हम इसलिए ये होल्ड करते हैं कि इन अ गिवन केस सच एज द वन एट हैंड, यानी इस प्रकार की केस जैसी अगर स्थिति है जहाँ की मैरिटल रिलेशनशिप हैज़ ब्रोकन डाउन irretrievably, where there is a long separation and absence of cohabitation, as in the present case for last 25 years, with multiple cases between the parties, तो ये स्थिति को कहा जा सकता है कि मैरिज ये irretrievably ब्रेक डाउन हो गई है। irretrievably ब्रेक डाउन। तो इस टाइप की परिस्थिति जो भी पिटिशनर है उसको वहाँ पर साबित करनी होगी, तभी कहा जा सकता है कि मैरिज irretrievably ब्रेक डाउन हुई है। अब देखिए, ये केस में सुप्रीम कोर्ट ने उस ग्राउंड पर तो उस मैरिज को डिसॉल्व तो कर दिया, मगर साथ में एक महत्व की बात है, वो भी आप ध्यान में ले लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कंसिडरिंग द फैक्ट कि हस्बैंड जो है वो LIC का एम्प्लॉय है और उसकी अभी जो सैलरी है वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो कोर्ट ने 30 लाख रुपए उसने वाइफ को देना चाहिए परमानेंट एलिमोनी के तौर पे, वो भी ऑर्डर कर दी। देखिए, जब भी मैरिज डिसॉल्व होती है तो वहाँ पर वाइफ को मेंटेनेंस देने की प्रोविज़न होती है, तो जिसको कहते हैं परमानेंट एलिमनी, मतलब कि ज़िंदगी भर के लिए मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस जब देने की प्रोविज़न होती है तो वो या तो मंथली हो सकती है या वन टाइम। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने वो वन टाइम ऑर्डर कर दिया है, तो रिस्पोंडेंट के नाम पे वो डिपॉजिट कर दें वगैरह वगैरह। तो इस तरह से ये डिसीजन आया हुआ है और आपके जानकारी के लिए मैं यहाँ पर सब एक्सप्लेन कर दिया हूँ। तो जल्द ही ये जजमेंट रिपोर्ट भी हो जाएगा, यहाँ पर रिपोर्टेबल कर दिया है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इस बार थोड़ा सा डिफरेंट अलग प्रकार से मैंने बनाने की कोशिश की है। सो बाय एंड टेक केयर।